बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 32 है। आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 टू 1939। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री। कांग्रेस मिनिस्ट्री कैसे बनी, इसके पस मंजर क्या थे, क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या था, फॉर द डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेस्ट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो क्या चाहती थी, उसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में, जो स्टार्ट हुई थी 1930 से 1932 में। अब इन्होंने क्यों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, ताकि जो इंडियन पर्सन है, इंडियन मैन है, वो खुद अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले बैठ के। लेकिन इनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस पर किसी फर्स्ट राउंड टेबल में भी कोई मसला हल नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ और थर्ड में भी नहीं हुआ। इंडियन पर्सन की तरफ से वो हमेशा कोई ना कोई इशू रेज कर देते थे। जो मेन इशू था वो था इलेक्शंस का, और उसके बाद माइनॉरिटीज़ का इशू था। अब तीनों राउंड टेबल में ये जो इशू था ये रिजॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि मैं इससे प्रीवियस जो इलेक्शन है उसमें आपको बता चुकी हूँ कि क्या इशू हमेशा रह जाता था। माइनॉरिटीज़ का इशू रिजॉल्व नहीं था हो रहा, और इलेक्शंस का इशू, सेपरेट इलेक्शन जो था उसका इशू रिजॉल्व नहीं था हो रहा। इसी वजह से द डेलिब्रेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट क्या निकला, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। जब ब्रिटिश पर्सन जो थे, ब्रिटिश इंडियन पर्सन जो थे, उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उसके नताइज में तीनों जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर उसको जब ये सॉल्व नहीं कर सके, खुद ये सॉल्व नहीं कर सके, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक एक्ट दे दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दे दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद इसी एक्ट के ज़रिए, इसी एक्ट में, क्योंकि इस एक्ट में क्या दे दिया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फुली दे दी गई थी, और सेपरेशन इलेक्शन का भी हक दे दिया गया था। तो इसी इलेक्शन की वजह से, इसी एक्ट की वजह से जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे ना, वो हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया। प्रोविंशियल इलेक्शन स्टार्ट हो गए, कब शुरू हुए, विंटर 1936 टू 1937 एज मैंडेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसी एक्ट की वजह से फिर क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शन जो थे वो शुरू हो गए। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस वर डिक्लेयर इन फरवरी 1937। अब जो फाइनल रिजल्ट था वो कब इसका इशू कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, फेब में 1937 में इसका रिजल्ट जो था डिक्लेयर कर दिया गया। जो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट निकला था ना, उसमें इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी वो इमर्ज हुई थी पावर में, वो जीत गई थी इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट द 3। मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में नहीं थी जीती, लेकिन बाकी 8 जो सूबे थे, जो 8 प्रोविंसेस थे, उसमें उसने डोमिनेंट पोजीशन हासिल की थी, वो पावर में रही थी। कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंस। अब 5 में तो उसने क्लियर मेजोरिटी ली थी, और वो कौन से, एंड द प्रोविंस फ्रॉम वेयर द कांग्रेस गॉट क्लियर मेजोरिटी, वो था मदारस, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा। इसमें उन्होंने, इसका कोई भी कम्पिटिटर नहीं था, इसमें वो उसने, कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी ली थी, क्योंकि ये कौन से इलाके थे, ये हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके थे। इसमें कांग्रेस ने फुल क्लियर डोमिनेंस ली थी। इसमें कोई भी उसका कंपिटिटर नहीं था आया जो उसके साथ मिलकर भी गवर्नमेंट बना सके, तो इसमें उनकी क्लियर मेजोरिटी थी इन 5 प्रोविंसेस में। ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली इन द इलेक्शन। अब जो मुस्लिम लीग थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी इलेक्शंस में, एंड गॉट ओनली अबाउट 21% ऑफ मुस्लिम सीट। अब मुसलमानों के लिए जो रिजर्व सीट रखी गई थी 484, उसमें भी सी मुसलमानों ने सिर्फ 21% सीट्स जो थी वो हासिल की थी।
विदाउट विनिंग मेजोरिटी एनीवेयर, और कहाँ कहीं से भी इन्होंने मेजोरिटी नहीं, किसी भी मुस्लिम जो मेजोरिटी वाले इलाके थे वहाँ में भी मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल नहीं की थी। पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, इन्होंने कहीं से भी जो थी वो मेजोरिटी नहीं ली। ये हर किसी भी सूबे में इनकी मेजोरिटी नहीं थी। ये अगर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है तो कोलिटिन गवर्नमेंट बनाई थी, इसके अलावा इनकी मेजोरिटी नहीं थी कि यहाँ जहाँ ये खुद अपनी गवर्नमेंट बना सके। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वर इन पावर फ्रॉम जुलाई 1937 टू नवंबर 1939। अब जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, अब कांग्रेस जीत गई है, उसने हुकूमत बनानी है, और वो कब उसने बनानी शुरू की थी, जुलाई 1937 से शुरू हुए थे, और उनकी जो मिनिस्ट्री थी, जो उनकी हुकूमत थी, वो एंड हो गई थी नवंबर 1939। ये 2 साल सिर्फ इनकी गवर्नमेंट रही थी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे बनी? अब कांग्रेस जो थी वो जीत गई है, हमें पता है कांग्रेस ने मेजोरिटी ली है। अब कांग्रेस ने गवर्नमेंट किस तरह से बनाई? द कांग्रेस वॉन क्लियर मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने 5 सूबों में तो क्लियर मेजोरिटी ली थी, इसका कोई कंपटीटर नहीं था आया। बट इट वॉज द लार्जेस्ट ग्रुप इन 1 मोर प्रोविंस, लेकिन उसके साथ ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था एक और सूबे में भी, इसलिए इस तरह उन्होंने 6 जो प्रोविंसेस थे उनमें क्लियर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ली। इन जुलाई 1937 कांग्रेस देयरफॉर फॉर्म गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंस। जुलाई 1937 में इन रिजल्ट की वजह से कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत बना ली, जहाँ पर कांग्रेस जो थी उनकी मेजोरिटी थी, उनके साथ उन्होंने किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई, उनकी सिर्फ अपनी जमात की हुकूमत थी। नो इन केस ऑफ द प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, कहते हैं वो वाली प्रोविंस जहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी थी, अब वहाँ पर क्या हुआ था, 6 में बना ली है, बाकी कितने रह गए, 5 रह गए हैं। 11 प्रोविंसेस थे ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट थे वहाँ पर क्या कर दिया गया था, फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ब्रिटिश इंडिया को कितने सूबों में डिवाइड कर दिया गया था, 11 प्रोविंसेस में। तो अब 6 में कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी में बनाई है, वहाँ पर उसका कोई कंपटीटर नहीं है, किसी के साथ उसने मिलकर हुकूमत नहीं बनाई। अब जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके थे, जो सूबे थे सॉरी, इन ऑल द 4 प्रोविंसेस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बंगाल, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके थे, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले सूबे थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी मिनिस्ट्री नहीं बनाई, मुस्लिम लीग ने हुकूमत नहीं बनाई। देखते हैं किन्होंने हुकूमत बनाई थी, किन पार्टीज ने हुकूमत बनाई थी। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, अब ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था, तो यहाँ पर खुदाई खिदमतगर पार्टी थी, ये जो थी ये बरसर इक़्तिदार आई थी, डेट वाज अ लीडिंग पार्टी इन द इलेक्शन एंड कांग्रेस फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। इन्होंने एक जो खुदाई खिदमतगर थी ना, इन्होंने क्या किया था, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, किसके साथ, कांग्रेस के साथ, और ये वहाँ पर लीडिंग पार्टी थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। उसके बाद पंजाब भी क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था, और यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने हुकूमत बनाई थी, जिसे लीड कौन कर रहे थे, सर सिकंदर हयात खान फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ पर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी बनाई, इन्होंने यहाँ पर खुद गवर्नमेंट बनाई थी, एक सेपरेट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी पंजाब में, और उस पार्टी का क्या नाम था, यूनियनिस्ट पार्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविंस है वो था सिंध। सिंध भी क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी वाला प्रोविंस था, और यहाँ पर यूनाइटेड पार्टी जो थी उसने गवर्नमेंट बनाई थी, विच वाज अ मुस्लिम पार्टी फॉर्म अ गवर्नमेंट है। इन्होंने भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाई। उसके बाद नेक्स्ट जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था वो था बंगाल। अ कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म, यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई गई है। मुस्लिम लीग वॉज पार्ट ऑफ इट बट इट इज़ वेरी काइंड ऑफ माइनर पार्टी। मुस्लिम लीग इसमें बंगाल में जो गवर्नमेंट था उसका पार्ट था, लेकिन बहुत माइनर सी थी, सिर्फ 2 सीट थी उनकी बंगाल में। सो इट वाज अ नॉन मुस्लिम लीग गवर्ड एल्थो सपोर्ट इट। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लीग के 2 पर्सन थे, बाकी ये क्या थी, ये कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट थी इसे हम कहते हैं। ये अब हो गए 10 प्रोविंसेस। 6 में कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी से गवर्नमेंट बना ली है, 4 में क्या हुआ था, 2 में जो सिंध है उसमें यूनाइटेड पार्टी ने बनाई थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी में। अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, और बंगाल में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी।
अब नेक्स्ट जो एक प्रोविंस रह गया है वो है यूपी। अब यूपी जो था, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सीट्स जो थी वो जीती हुई थी। अब क्या था, अब मेजोरिटी किसकी थी, कांग्रेस की थी। द मुस्लिम लीग डिजायर्ड टू बी इन गवर्नमेंट इन द यूपी। अब मुस्लिम लीग चाहती थी, क्योंकि दोनों ने अब सीट्स ली हुई थी, तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम भी यूपी में क्या करें, गवर्नमेंट बनाए, यूपी की गवर्नमेंट में हम लोग भी हों। तो इसी वजह से दोनों के दरमियान नेगोशिएशन हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान बातचीत हुई, और जिससे कांग्रेस ने क्या किया, सर्टन डिमांड, कुछ डिमांड जो थी ना वो मुस्लिम लीग के सामने रखती कि अगर गवर्नमेंट बनानी है, आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट बनाएं, गवर्नमेंट का पार्ट बने, तो ये कुछ डिमांड्स हैं, इन पर काम कर लें, इनको मान लें तो आपको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। वो देखते हैं वो डिमांड कौन सी थी। कांग्रेस डिमांड दैट इफ द मुस्लिम लीग वांट टू पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन यूपी इट विल हैव थ्री थिंग, उन्हें तीन चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले डिज़ाल्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनको अपना जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना उसको ख़त्म करना है। विच वाज देयर फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन के लिए बनाया गया था, उनको ये ख़त्म करना है। नेक्स्ट जो उन्होंने शर्त रखी थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर इन द असेंबली, जितने भी मेंबर हैं ना असेंबली में, नॉट टू फंक्शन एज आ सेपरेट ग्रुप, वो सेपरेट काम नहीं करेंगे, वो मुसलमानों के हक में काम नहीं करेंगे, जो कांग्रेस कहेगी वो करेगी, उनका कोई सेपरेट फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो थर्ड डिमांड रखी गई थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर हैव टू फॉर्मली एक्सप्रेस देयर अलाइंस और लॉयल्टी टू द कांग्रेस पार्टी, कि जो उनको क्या करना है, उनको वफादारी शो करनी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने ये शराइत रखी थी अगर तो मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनानी है यूपी में। बट इसका रिएक्शन क्या, इसका रिस्पॉन्स क्या दिया लीग ने, मुस्लिम लीग है, दिस कंडीशन वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम लीग, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं थी मुस्लिम लीग लीडरशिप के। देयरफॉर नो एग्रीमेंट वाज पॉसिबल ऑन दिस इशू एंड मुस्लिम लीग स्टे आउट ऑफ द कोलिटिंग विच वाज अंडरस्टैंडेबल। और मुस्लिम लीग ने फिर गवर्नमेंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, और क्योंकि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं थी, इस वजह से फिर क्या हुआ कि मुस्लिम जो लीग थी उसने कोलिटिंग गवर्नमेंट नहीं बनाई, किसके साथ, कांग्रेस के साथ यूपी में, और कांग्रेस ने फिर अकेले ही गवर्नमेंट बना ली थी इन यूपी में भी। तो अब कितने, अब 8 जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट थी, 5 6 में तो उन्होंने क्लियर मेजोरिटी से बनाई थी, 2 में उनके साथ मिलकर बनाई थी, 9 में अब मुस्लिम कांग्रेस जो थी उसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन 2 जो थे पंजाब और सिंध, वहाँ पर किनकी गवर्नमेंट थी, 2 सेपरेट पार्टीज की गवर्नमेंट थी, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं भी पार्ट ने नहीं हुकूमत का, गवर्नमेंट का। अब देखते हैं कांग्रेस क्या क्या पॉलिसीज रही, कांग्रेस में जो मिनिस्ट्री थी उसने किस तरह हुकूमत की, क्या वो हुकूमत में बहुत अच्छे रहे थे। पॉलिसीज किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की थी कांग्रेस ने। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वर इन पावर फ्रॉम जुलाई, अब जो इनकी मिनिस्ट्री थी उसका टाइम शुरू हो गया था जुलाई 1937 से, इन्होंने शुरू की थी अपनी मिनिस्ट्री, और एंड कब की थी, नवंबर 1939 में इन्होंने एंड की थी। अब कांग्रेस रूल स्टार्ट हुआ था 1937 से और एंड हो गया था 22 दिसंबर को विद इट्स रेजिग्नेशन। इन्होंने 22 दिसंबर को क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट करते हुए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने डिसीजन यूनिलेटरल डिसीजन लिया था, विदाउट कांग्रेस से पूछे बगैर उन्होंने एक डिसीजन लिया था और डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडिया है वो किसके साथ है, जर्मनी के साथ है, एट वार विद जर्मनी, कि इंडिया जो है वो जर्मनी के खिलाफ वार करेगा, वो ब्रिटिश के साथ है जंग में। पूछे बगैर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया था, ये डिसीजन ले लिया था, जिसकी वजह से जो थे वो कांग्रेस मिनिस्ट्री, कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो नाराज़ हो गई कि पूछे बगैर इतना बड़ा ऐलान कैसे कर सकते हो, और उन्होंने क्या कर दिया, फिर रिज़ाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से। अब पॉलिसीज क्या थी, अब क्या था पॉलिसीज, मुस्लिम जो थे, मुस्लिम एक्सेप्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट, मुस्लिम जो थे वो तवक्को कर रहे थे कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फेयर हुकूमत करेगी, उनमें वो क्या है, वो अनफेयर हुकूमत नहीं करेगी, वो जिसके जो हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं उसको इस तरह रखेगी। लेकिन डिसअपॉइंटेडली
द न्यू जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस थी, इंस्टेड डील मुस्लिम विद ट्रेनिंग एंड ब्रुटैलिटी। अब जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी ना, वो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक उनका शुरू हो गया था, जैसे वो बदला ले रही थी उनके साथ। कांग्रेस commit this gross mistake and miscalculated it after effect which appeared in the form of Muslim alienation from the कांग्रेस। कहते हैं कांग्रेस ने इस तरह के फिर स्टेप उठाए कि जिसका फिर क्या रिजल्ट निकला कि मुस्लिम लीग सेपरेट हो गई कांग्रेस थे, और वो एक नए रास्ते के लिए नए रास्ते पर चल पड़ी। और वो रास्ता क्या था? सेपरेशन कंट्री, सेपरेट होमलैंड था। अब देखते हैं कौन कौन सी वो मिस्टेक उन्होंने की थी जिसकी वजह से ये रास्ता हमवार हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेपरेट हो गए थे। सबसे पहला जो था वो इन्होंने मिस ट्रीटमेंट कौन से थे? सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या था? वंदे मातरम नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग था। ये एक हिंदू का, जो हम कौमी तराना कह सकते हैं, वो था। डेड मुस्लिम थॉट इनकरेज देयर एक्सप्लोजन फ्रॉम हिंदुस्तान। तो जिसके बारे में मुसलमान सोचते थे कि ये क्या है, ये मुस्लिम को हिंदुस्तान से निकालने की तरफ जोर देता है, इनकरेज करता है। जो अब वंदे मातरम के बारे में मुसलमानों के पहले ही ये व्यू थे, उन्होंने क्या किया, इसको ले आए और वंदे मातरम बिकम नेशनल एंथम। उन्होंने इसे क्या बना दिया? कौमी तराना बना दिया। एंड इट्स इंट्रोड्यूस एज अ नेशनल एंथम, और इसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये क्या है, कौमी तराना है। इन प्रोवेंशनल असम्बली में भी यही बोला जाएगा, स्कूल्स में भी, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ भी पूरे ब्रिटिश इंडिया में कौन सा नेशनल एंथम होगा? वंदे मातरम होगा। और इन स्कूल्स बेसिक से लेके अपर हाई लेवल तक के जितने भी इंस्टीट्यूशन में, उसमें यही बोला जाएगा। एंड अदर इंस्टीट्यूशन वरीड एंड अफेंड मुस्लिम, और जिसकी वजह से ये जो चीज़ थी मुसलमानों को परेशान करती रही थी, जिसकी वजह से फिर रिजल्ट क्या निकला कि मुसलमानों ने अपने रास्ते कांग्रेस से सेपरेट कर लिए। सबसे बड़ी उनकी एक गलती जो थी, उनकी ये भी एक गलती थी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था वंदे मातरम, जिसको वो हिंदू सॉन्ग समझते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो मिस ट्रीटमेंट था वो था वर्दा स्कीम, द वर्दा स्कीम। अब जो वर्दा स्कीम को हम एजुकेशन स्कीम भी कहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वर्दा स्कीम एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। ये एक वर्दा स्कीम थी जिसको ये एजुकेशनल प्रोग्राम था इन स्कूल थ्रू आउट इंडिया। ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिटिश इंडिया के हर स्कूल में। अब ये स्कीम क्या थी जिसकी वजह से मुसलमान नाराज़ हुए थे? है तो ये एक एजुकेशनल स्कीम थी, एजुकेशनल प्रोग्राम था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लेके आए कि जिसकी वजह से मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस थे। अब अकॉर्डिंग टू वर्दा स्कीम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स वुड बी हिंदी। पहले जो था वो उर्दू था, लेकिन अब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हिंदुओं की गवर्नमेंट आई, और उन्होंने जो कम्युनिकेशन जो वे ऑफ मीडियम था या कम्युनिकेशन मीडियम था, वो क्या उन्होंने रख दिया? हिंदी रख दिया। कि हर कोई बात किस में करेगा? हिंदी में करेगा। लेक्चर्स ड्रिवन होंगे तो हिंदी में होंगे। द स्टूडेंट वुड बी थर्ड। और उसके पहले तो उन्होंने ये गलती की, ये पहले उन्होंने ये शर्त रखी कि हिंदी को इंट्रोड्यूस करवा दिया एज अ नेशनल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट उन्होंने वर्दा स्कीम में शर्त रखी, कंडीशन रखी कि मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सिखाया जाएगा? स्पिन कार्टन बाय हैंड, जो कपास को हाथ से कैसे काटना है, ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो उन्होंने कंडीशन रखी, देयर वुड बी नो रिलीजियस एजुकेशन इन द स्कूल। अब स्कूल में किसी किस्म की एजुकेशनल तालीम नहीं दी जाएगी। जैसे कि जो मुस्लिम स्कूल थे वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, तो वर्दा स्कीम में एक ये भी शर्त रखी गई कि सेकुलर जो रिलीजियस सिस्टम है ना, उसको अपनाया जाएगा। रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ये कंडीशन वर्दा स्कीम में रखी गई कि स्टूडेंट वुड बो देयर हेड बिफोर अ पोर्ट्रेट ऑफ गांधी हैंग इन द स्कूल। अब गांधी की पिक्चर जो है वो स्कूल में हैंग की जाएगी, और स्टूडेंट जो है उसके आगे अपना सर झुकाएंगे। तो ये वाली जो थी, ये कंडीशन थी वर्दा स्कीम्स की, जिसकी वजह से मुसलमान फिर इनसे नाराज़ हो गए थे। मुसलमानों ने रिएक्शन दिया था, क्योंकि ये सारी जो थी वो अगेंस्ट थी मुसलमानों के लिए। ना तो वो हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, ना तो वो
उनका मकसद ये नहीं था कि स्टूडेंट्स ने क्या करनी है, ये सीखना है कि स्पिन कैसे करनी है कॉटन को हैंड से, और ना ही वो रिलीजियस एजुकेशन को छोड़ना चाहते थे, और ना ही वो किसी के अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना चाहते थे। The Muslims saw this measure as an attempt to divert the attention away from their faith. मुसलमान जो थे उनको लगता था कि ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये जितने भी कंडीशन रखी हैं, ये डिवर्ट कर देगी अटेंशन को, स्टूडेंट के अटेंशन को उनके फेथ से अलग, उनको कायद से पीछे कर देगी। They consider religious education is in school important for which they had their own school. वो क्योंकि मुसलमान जो थे वो कहते थे कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपने क्या से अलहदा स्कूल बना लिए। द वर्दर स्कीम वुड हैव बैन रिलीजियस टीचिंग इन दो स्कूल्स, क्योंकि वर्दर स्कूल की वजह से, वर्दर स्कीम की वजह से स्कूलों में क्या कर दी गई थी, जो रिलीजियस टीचिंग थी उनको बैन कर दिया गया था कि स्कूल में किसी किस्म की रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट मिस्टेक इनसे ये हुई थी वर्दा स्कीम। उसके बाद जो थर्ड थी वो थी बैन ऑन स्केल्टर कफको एंड हार्श पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ बैन आर cited as some of the anti-Muslim incident। अब को ज़िबा करने पर जो थी वो पाबंदी लगा दी गई थी, और अगर कोई करेगा तो उसे सख्त पनिशमेंट दी जाएगी, कोई इसकी वायलेशन करेगा, इसके खिलाफ वर्जी करेगा। तो ये क्या था, ये एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा था। उसके बाद जो नेक्स्ट इनके मिस ट्रीटमेंट था मुस्लिम के साथ वो था कि विद कांग्रेस अज्यूमिंग पावर मुस्लिम विटनेस द बैन फ्रॉम थग वाज अजान। अब अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई थी कि अजान नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने ये पाबंदी लगाई थी मुस्लिम पर कि मुस्लिम जो हैं वो क्या किया जाएंगे, वो अजान नहीं देंगे। नेक्स्ट जो ट्रीट पर था मुस्लिम के साथ, दे अटैक मास्क इन केस ऑफ वायलेशन। वो मस्जिदों पर हमले करते थे ड्यूरिंग प्रेयर, या वैसे भी वो मस्जिद पर क्या करते थे, हिंदू जो थे वो हमले करवाते थे। नेक्स्ट जो मिस ट्रीटमेंट था वो था एंटी सोशल एलिमेंट विदाउट एनी फेयर क्रिएटेड नॉइस एंड डिस्टर्बेंस आउटसाइड मास्क ड्यूरिंग प्रेयर टाइम। जब नमाज का वक्त होता तो वो क्या करते, वो शोर करते, ढोल बजाते, ताकि मुसलमान जो हैं वो नमाज अदा ना कर सकें। एज अ रिजल्ट मुस्लिम इंक्रीजिंग फेल्ट इनसिक्योर टू प्रैक्टिस देयर फेथ। तो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला कि मुसलमान जो थे वो इनसिक्योर हो रहे थे, क्योंकि वो अपने फेथ पर, अपने ईमान पर, जो अपनी बेसिक प्रैक्टिस थी उनको ही पूरा नहीं थे कर पा रहे। नेक्स्ट जो उनका मिसट्रीटमेंट था मुसलमानों के साथ वो था फोर्सिंग यंग मुस्लिम टू सलूट हिंदी इंडियन 3 कलर फ्लैग। अब फोर्स किया जाता था मुस्लिम स्टूडेंट्स को, मुस्लिम पर्सनस को, वो क्या करें, सलूट करें इंडियन फ्लैग को। इसके बाद जो नेक्स्ट, उसके बाद जो ट्रीटमेंट था वो था अथॉरिटी डिड नॉट बॉदर टू स्टॉप दिस न्यू ट्रेंड ऑफ एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़। अब जो अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ हो रही थी इनके खिलाफ किसी किस्म उन्होंने इसे बॉदर ही नहीं किया। इट रेदर टर्न डाउन एनी कंप्लेन मेड बाय मुस्लिम। अगर कोई कंप्लेन भी करता मुस्लिम में से इस बिहेवियर पर, टू मेक थिंग वर्स डिसीजन ऑलवे कम अगेंस्ट द कंप्लेन। तो उसका क्या नतीजा निकलता कि जो कंप्लेन करता उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता। अब ये था कांग्रेस का ट्रीटमेंट कि कांग्रेस ने किस तरह से मुसलमानों के साथ मिस ट्रीटमेंट किया उस पर। अब मुसलमानों के साथ मिस ट्रीटमेंट तो वो कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी हुकूमत में। अब इस पर मुसलमानों का क्या रिएक्शन आ रहा था, मुसलमान क्या इसे बर्दाश्त कर रहे थे या वो किसी किस्म का रिएक्शन भी दे रहे थे। तो रिएक्शन देखते हैं मुसलमानों का रिस्पॉन्स क्या है। द मुस्लिम वर वेल अवेयर ऑफ द थियोक्रेटिक इंस्टॉलेशंस ऑफ द हिंदू पीपल। मुसलमान जो थे वो बाखूबी जानते थे कि ये जो है वो जानबूझकर कर रहे हैं। दे अरेंज ऑफ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, इसको देखने के लिए एक क्या बनाई, एक गवर्नमेंट बनाई जो इस पर चेक एंड बैलेंस रखे, मुसलमानों ने बनाए। दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज एंड रेज द इशू। वो इन्होंने एक कमेटी बना दी जो इनको मॉनिटर करे, उनको चेक करे, और फिर उसको क्या करे, जो इश्यूज हैं, ये जो इशू कर रहे हैं उनको रेज करे, उठाए।
The mobilization of Muslim on this matter required knee probes to collect the original fact of the Hindu autocrats. अब मुसलमानों को इन इश्यूज को उठाने के लिए क्या चाहिए थे, फैक्ट्स चाहिए थे हिंदू ऑटोक्रेट्स के खिलाफ। तो अब इन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए। अब फिर इन्होंने क्या किया, जब फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट्स दी। सबसे पहली जो रिपोर्ट आई वो पीरपूरा रिपोर्ट थी। ऑन मार्च 28 1938 28 मार्च 1938 को द काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग अपॉइंट एन 8 मेंबर कमेटी। अब जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 8 मेंबर की कमेटी बनाई, किसकी प्रेसिडेंटशिप में, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर की प्रेसिडेंटशिप में सरबराही में एक कमेटी बनाई 8 मेंबर्स की एंड प्रेजेंटेड रिपोर्ट। उन्होंने फिर कमेटी बनाई, फिर उन्होंने क्या किया, मॉनिटर किया और उनके इश्यूज़ को देखा और उन्होंने रिपोर्ट एक जारी कर दी, जो कब इन्होंने इशू की, 15 नवंबर 1938 को उन्होंने रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इट ट्राई टू डिग आउट द क्रुएलिटी ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री इन 7 प्रोविंसेस। जिन 7 प्रोविंस में उनकी क्लियर मेजोरिटी थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे उसको देखा। दिस रिपोर्ट टूक अप द कांग्रेस सपोर्ट टू द रिवाइवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट टू द प्रो मुस्लिम लीग पीपल। तो अब इससे क्या हुआ, जब इन्होंने ये रिपोर्ट, जो पीरपोरा रिपोर्ट थी, ये जब उन्होंने शाया की तो उससे क्या हुआ, उनके दरमियान दुश्मनी होगी और उन्होंने थ्रेट करना शुरू हो गए प्रो मुस्लिम लीग पीपल्स को, उनके लीडर्स को क्या क्या करना शुरू हो गए, कांग्रेस से थ्रेट आउट करना शुरू हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स आया वो था शरीफ रिपोर्ट। अब जो शरीफ रिपोर्ट थी ये शाया की गई थी, कब इसे शाया किया गया, 1939 में। द मुस्लिम लीग डिप्यूट मिस्टर शरीफ विद मेंबर टू इन्वेस्टिगेट द इनजस्टिस अंडर द डिक्टेटोरियल रूल ऑफ हिंदू। अब ये जो थे वो क्या थे, वो देख रहे थे जुल्म को। अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि किस तरह के नाइंसाफियाँ हो रही हैं। दिस रिपोर्ट मेनली कलेक्ट द फैक्ट, इसमें फैक्ट इकट्ठे किए गए कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम इन बिहार। अब वो था जो 7 मुस्लिम के मेजोरिटी प्रोविंसेस थे वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने क्लियर क्या की थी, गवर्नमेंट बनाई थी, वहाँ पर उनके फैक्ट इकट्ठे किए थे। अब ये जो शरीफ रिपोर्ट थी इसने फैक्ट इकट्ठे किए गए थे किस प्रोविंस से, बिहार से। और फिर उन्होंने इस रिपोर्ट में कि बिहार में मुसलमानों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, इस रिपोर्ट में उसको शाया किया गया था। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई थी वो थी फजलुल हक रिपोर्ट, जिसे शाया किया गया था दिसंबर 1939 में। A.K. फजलुल हक पब्लिश अ पम्फलेट जिसका टाइटल क्या था, मुस्लिम सफरिंग अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस, जिसका टाइटल ये रखा गया था कि मुसलमान किस तरह से सफ़र कर रहे हैं कांग्रेस रूल के अंडर, एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवल्यूशन। और ये इसका रखा गया था, जैसे कि जिसमें इसने क्या डिस्कस किया था, अजान से फॉरवर्डिंग ऑफ अजान को देने की परमिशन नहीं है, अटैक इन मास्क पर हमले, नौसी परसियन ऑफ द हिंदू, और जो हिंदू शोर करते थे उसको पर बात हुई थी, फॉरवर्डिंग ऑफ क्लो सेंटर और को ज़िबा करने की जो परमिशन नहीं थी उसकी। दिस पम्फलेट रिस्पॉन्स टू इंडिक्टमेंट बाय द कांग्रेस ऑन द मुस्लिम, और जिसका फिर कांग्रेस ने अजीब सा रिस्पॉन्स दिया था मुसलमानों को। ये थे मुसलमानों का रिस्पॉन्स। अब देखते हैं कि अब कांग्रेस ने हुकूमत की, उस पर मुसलमानों का रिस्पॉन्स आया, डिफरेंट पॉलिसी बनाई, मुसलमानों के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, उस पर मुसलमान। अब कांग्रेस ने रिज़ाइन क्यों किया अपनी मिनिस्ट्री से, वो रीज़न क्या रही, कांग्रेस का रूल स्टार्ट हुआ था 1937 से और एंड हो गया 22 दिसंबर 1939 विद इट्स रेजिग्नेशन। अब इन्होंने क्या किया, खुद रेजिग्नेट कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से। किसके लिए, क्यों इन्होंने रेजिग्नेट किया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया इन्होंने, क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने जो डिसीजन लिया था, खुद से डिसीजन लिया था कि जो है इंडिया है वो अगेंस्ट है, किसके खिलाफ वार करेगा, जर्मनी के खिलाफ वार करेगा, और ये किसके साथ है, ब्रिटिश के साथ है। क्योंकि ये जो डिसीजन था विदाउट कंसर्न
ले लिया गया था, ब्रिटिश के साथ इसे कंसर्न ही नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हुई उनकी, और उन्होंने खुद अकेले ही ये डिसीजन ले लिया था। तो इसको कांग्रेस अपनी बेइज्जती मान रही थी, उनको लग रहा था कि ये उनके लिए क्या है, एक शर्मिंदगी वाली बात है कि उनसे उनसे पूछा भी नहीं गया और खुद से डिसीजन लेके और खुद ही ऐलान कर दिया गया है। तो इसकी वजह से फिर कांग्रेस ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से, रेजिग्नेशन दे दी है। द सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो सितंबर 1939 में शुरू हुई थी। प्रूफ ब्लेसिंग, अब ये जो कांग्रेस ने छोड़ दी इससे डिसीजन, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि जो ब्रिटिश ने ये ऐलान किया कि ब्रिटिश इंडिया है वो हमारे साथ है विदाउट कंसर्न विद द गवर्नमेंट, जब उन्होंने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस नहीं किया तो फिर अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी ये मुसलमानों के लिए ब्लेसिंग थी। किस तरह, क्योंकि उनको उन जो कांग्रेस जो कांग्रेस का जुल्म थे उनको उनसे छुटकारा मिल गया था, तो ये मुसलमानों के लिए ब्लेसिंग थी। और वैसे भी क्योंकि वो मिनिस्ट्री का पार्ट तो थे नहीं थे, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, तो उनको मौका मिला था दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बनाने का, तो ये एक तरह से मुसलमानों के लिए ब्लेसिंग थी। द मुस्लिम इन आ सेंस दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्री डिज़ाइन है, किस सेंस में, क्योंकि कांग्रेस ने डिज़ाइन कर दिया था। फिर जब कांग्रेस ने डिज़ाइन कर दिया तो मुसलमानों ने उस खुशी में, कायदे ने फिर उस खुशी में मुसलमानों के कहा कि एक दिन बनाओ जिसे किस दिन से नाम याद किया जाता है, किस उस दिन का क्या नाम रखा गया, डे ऑफ डिलीवरेंस। और ये कब बनाया गया, जब कांग्रेस ने डिज़ाइन किया उसी दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। अक्सर अकात MCQs आ जाता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब बनाया गया, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने डिज़ाइन किया था, अपनी रेजिग्नेशन उन्होंने दिए थे अपनी मिनिस्ट्री से को, तो उस दिन को मनाया जाता है डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से पर। ये मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग थी, खुशी का दिन था, क्योंकि उनको छुटकारा मिला था कांग्रेस मिनिस्ट्री थे। और ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। अब कांग्रेस ने डिज़ाइन कर दिया है, अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या मुसलमानों को कोई फ़ायदा, कंक्लूजन क्या हुआ था, नतीजा क्या निकला इस मिनिस्ट्री का। द मुस्लिम लीग रीडिफाइंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। अब मुसलमानों की जो पहले पोजीशन थी कांग्रेस मिनिस्ट्री बनने के से पहले, जो कांग्रेस हुकूमत बनने से पहले जो मुसलमानों की पोजीशन थी, उनको दोबारा वो पोजीशन मिल गई थी वर्ल्ड वार टू में। They expressed their enthusiasm that no constitution to be enforced without the consent of Muslim। पहले तो कांग्रेस को राइट था कि वो खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि असेंबलीज में वो थे, वो जिस तरह के ला चाहते थे बना सकते थे। लेकिन अब मुसलमानों के बगैर वो कोई भी, उनसे मुशावरत किए बगैर वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं थे बना सकते। दे एरेडिकेट देयर ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस, और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला को, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारे थे, उन्होंने उन वीकनेसेस को ख़त्म करना शुरू किया और रीडिफाइन, और जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उनको रीडिफाइन किया। और कीपिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया था कांग्रेस मिनिस्ट्री से उसको उन्होंने देखते हुए अपनी सारी वीकनेस को ख़त्म किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और इसी कांग्रेस मिनिस्ट्री से फिर क्या हुआ कि मुसलमानों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया किसकी तरफ, सेपरेट कंट्री की तरफ, सेपरेट होमलैंड की तरफ, और अपने राइट्स लेने की तरफ मुसलमानों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। आज का ये था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कांग्रेस मिनिस्ट्री को आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको समझ